तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुक्ला जी एजुकेशन में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 7 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। पहला दिन है, पहले शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हमने करवा दिया है। यह सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर के आ गए हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, 1 महीने तक यह एग्जाम चलने वाला है। 1 महीने तक लगातार ऑथेंटिक प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिन लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, लेकिन अब एग्जाम टाइम पर वो चाहते हैं कि हमारी तैयारी कैसी भी हो जाए, एग्जाम में हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जा सकें, तो ऐसे लोग अभी भी इसकी तैयारी करके जा सकते हैं। शुक्ला जी एजुकेशन आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स। और ये नोट्स आपको मात्र 149 रुपए में उपलब्ध हैं। सब कुछ जिसमें मिलेगा आपको, जीके जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, सब कुछ आपको मिलने वाला है। अभी भी आप तैयारी करके जा सकते हैं। छोटी सी प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको 149 का पेमेंट करना है, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के सेंड कर दिए जाएंगे, और आप अपनी बढ़िया से तैयारी करके जा सकते हैं। जब ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो रहा था, तब भी हमने आपके लिए बेहतरीन नोट्स बनाए थे ग्रेजुएट लेवल के, वो भी हमने सेंड किया था। अब हम 12th लेवल के भी नोट्स आपको सेंड कर रहे हैं। तो जो लोग भी नोट्स चाहते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। आज के कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है। तो बानू मुश्ताक जी को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। कुछ अतिरिक्त जानकारी इस प्रश्न के बारे में देख लीजिए। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। अब ये पुस्तक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अभी आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है, जिसका कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्ती ने किया है। तो अगला प्रश्न जो है हार्ट लैम्प से यही पूछा गया है कि हार्ट लैम्प का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो दीपा भस्ती महोदय ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह पुरस्कार जीतने वाला हार्ट लैम्प पहला लघु कहानी संग्रह है, इसलिए ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दो दो प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं इसके। ठीक है, तो बानू मुश्ताक महोदय को याद रखिएगा। ये प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था, वहां पर देखा गया था कि पहली शिफ्ट के प्रश्न ही थर्ड शिफ्ट में रिपीट हो गए हैं ना। तो सभी प्रश्नों को आपको देखना है, और हर एग्जाम एनालिसिस, हर दिन के एग्जाम एनालिसिस सभी शिफ्ट को देख करके जाना है। इसीलिए हम इस वीडियो के बीच में ऐड नहीं लगाते हैं, बिल्कुल ऐड फ्री आपको ये पूरा वीडियो देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है। तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ की वजह से होता है, आपको पता होगा। देखिए, तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, जो संक्रमित मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से होता है। अभी ग्रेजुएट लेवल में प्रश्न पूछा गया था कि मलेरिया रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो मादा एनाफ्रीज के काटने से मलेरिया रोग होता है, और किसकी वजह से होता है। तो प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी है, जो प्रोटोजोआ है, उसकी वजह से यह रोग होता है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से पूछा गया है, कंट्रोल+S ये किसकी शॉर्टकट कुंजी है। तो ये किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम कंट्रोल के साथ में एस का यूज करते हैं। तो देखिए, कंट्रोल+S एक शॉर्टकट कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड का एक शॉर्टकट है, जिसका उपयोग किसी दस्तावेज या फाइल को सहेजने के लिए, यानी सेव करने के लिए किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण शॉर्टकट है, क्योंकि यह आपको अपने काम को खोने से बचाता है। यानी लाइट चली गई या फिर कंप्यूटर बंद हो गया, अगर आप सेव करके रखे हैं, तो आपका काम, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो खोएगा नहीं, आपको तुरंत मिल जाएगा। खास करके जब आप किसी कंप्यूटर क्रैश या फिर पावर आउटेज का सामना कर रहे हैं, यानी पावर कट की वजह से अगर आपका कंप्यूटर लैपटॉप बंद हो गया, तो कंट्रोल+सेव से, अगर कंट्रोल+एस से सेव कर रखा है, तो आपको आपका डॉक्यूमेंट दोबारा मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस आदिवासी आंदोलन को उल गुलान भी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा, मुंडा आंदोलन को उल गुलान भी कहा जाता है। देखिए, ये कब हुआ था। तो मुंडा विद्रोह को उल गुलान भी कहा जाता है। यह आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 में झारखंड में हुआ था। उल गुलान का अर्थ है महान कोलाहल या फिर विद्रोह होता है। यह आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ जो है, इनके शोषण के खिलाफ यह आंदोलन बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो लोग नोट्स लेंगे उनको ये डेली जो एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ है, ये भी साथ में ही दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया है, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी मिसाइल का उपयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, जो हमने रूस से खरीदी है। ठीक है,
तो देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी। तो भारत पाकिस्तान युद्ध 2025 में जिस मिसाइल का यूज किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत के द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, जिसे बीकानेर के राजस्थान से छोड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना कहाँ से लॉन्च किया था हमने, बीकानेर के राजस्थान से लॉन्च किया था। अब अगला प्रश्न आपसे S-400 के बारे में पूछ सकते हैं कि S-400 जो है सुरक्षा प्रणाली भारत ने किस देश से खरीदी है। तो ध्यान रखना ये सुरक्षा प्रणाली भी हमने रूस से खरीदी है, ये भी आपको याद रखना है। राफेल किससे खरीदा है, तो राफेल फ्रांस की डसल्ट कंपनी से हमने राफेल को खरीदा है। ये सारे प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, अनुसूची 5 और 6 से प्रश्न पूछा है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में किस अनुसूची के अंदर बताया गया है। सही आंसर हो जाएगा 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंदर SC ST के बारे में बताया गया है। चलिए देख लेते हैं, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में 5वीं और 6वीं अनुसूची में बताया गया है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जबकि 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा यानी ATM और मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। ये पूरी जानकारी आपको याद रखना है, आगे भी यहाँ से प्रश्न रिपीट हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न गोकुल झील के निर्माण से पूछा था। पहले आपको पता होना चाहिए गोकुल झील होती क्या है। तो जैसे मान लीजिए नदी ऐसे बह रही है सर्प के आकार में, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जमीन खाली रह गई ना, यहाँ से ये नदी ने अपना स्थान बदल लिया, लेकिन कभी यहाँ से बहती थी, तो यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हो जाएगा यही गोकुल झील कहलाता है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा है कि गोकुल झील का निर्माण क्यों होता है। तो विसर्प कटाव की वजह से गोकुल झील का निर्माण होता है। जब नदियां विसर्पीकरण कटाव करते हुए बहती हैं तो गोकुल झील बनती है। देखिए, तो गोकुल झील का निर्माण नदी के विसर्प के कट जाने से होता है। जब नदी मैदानी इलाकों में बहती है तो वह घुमावदार रास्ते अपनाती है, जिन्हें विसर्प कहते हैं। समय के साथ ये विसर्प इतने मुड़ जाते हैं कि नदी का बहाव सीधा हो जाता है और विसर्प का कटा हुआ भाग झील बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोकुल झील कहते हैं। अभी हमने आपको बता दिया था कैसे गोकुल झील का निर्माण होता है। अगला है 7वीं अनुसूची। आज 2 प्रश्न अनुसूची से पूछे गए हैं। सुबह 61वां संविधान संशोधन पूछा था, इसमें आपसे अनुसूचियों से प्रश्न पूछे हैं। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य में जब शक्तियों का विभाजन करना होता है तब हम 7वीं अनुसूची की ओर जाते हैं। तो 7वीं अनुसूची का संबंध केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से है। इसमें 3 अनुसूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो विधायी शक्तियों के विभाजन को दर्शाती हैं। संघ सूची का अर्थ है इस पर जो कानून बनाएगी वो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची का अर्थ है इस पर जो कानून बनाएगी वो राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची का अर्थ है इस पर जो कानून बनाएगी वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आ रही होगी, तो लाइक करके शेयर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, सैन्य अभ्यास सी विजिल के बारे में पूछा गया था। जो सी विजिल सैन्य अभ्यास है वो कौन करता है, भारत किसी दूसरे देश के साथ में करता है या भारत स्वयं करता है। तो भारतीय नौसेना के द्वारा सी विजिल सैन्य अभ्यास किया जाता है। आज सुबह भी एक सैन्य अभ्यास अमेरिका वाला पूछा गया था, आप लोग सुबह वाला भी एग्जाम एनालिसिस देख लीजिएगा। सैन्य अभ्यास सी विजिल भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित एक तटीय रक्षा अभ्यास है। यह भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और तटीय सुरक्षा क्षमताओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। यानी स्पेशली इसका यूज किया जाता है कि भारत की जो तटीय सुरक्षा है, जो समुद्री बेड़ा है, इस समुद्र के आसपास कोई मतलब आ नहीं जाए, कोई आक्रमण न हो जाए, इसकी निगरानी के लिए यह सैन्य अभ्यास किया जाता है। इसमें भारतीय नौसेना और तटरक्षक दोनों शामिल रहते हैं। अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक एवं अन्य जो समुद्री सुरक्षा एजेंसियां होती हैं वो सब शामिल होती हैं, जो वास्तविक समय की स्थितियों का अनुकरण करके तटीय क्षेत्रों की रक्षा का मूल्यांकन करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नदियों के कारण मिट्टी का कटाव किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। नदियां बह रही हैं, मिट्टी कटती चली जा रही है, इतना एरिया पूरा रेत बनता चला जा रहा है, तो ये क्यों होता है, तो ये जल अपर्दन के कारण होता है, यानी कि वाटर इरोजन की वजह से होता है। तो नदियों के कारण मिट्टी का कटाव जल अपर्दन यानी वाटर इरोजन नामक प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह तब होता है जब बहता हुआ पानी मिट्टी के कणों को अपने साथ में बहा करके लेकर चला जाता है। चंबल नदी के बारे में आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश में चंबल नदी है, वो बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण करती है, जिन्हें बीहड़ कहा जाता है, और ये जल अपर्दन की वजह से ही इन घाटियों का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारतीय राज्य और केंद्र शासित राज्यों में टॉप पर कौन है। तो अगर हम HDI की बात करते हैं तो इसमें केरल भारत में टॉप पर है और भारत 130वें नंबर पर है 189 देशों की सूची में। अगर भारत का पूछे तो 130, अगर देश का पूछे तो केरल भारत में नंबर 1 पर है। ह्यूमन डेस्क जो आपका
एचडीआई की जो सूची है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए अगला है 16 कुल की नीति किस मुगल शासक ने शुरू की थी? तो अकबर के द्वारा 16 कुल की नीति शुरू की गई थी। देखिए कुछ जानकारी, तो 16 कुल की नीति मुगल शासक अकबर ने शुरू की थी। यह नीति सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और शांति पर आधारित थी, जिसका अर्थ है सभी के लिए शांति। एक टाइम ऐसा आया जब अकबर ने कहा यार हम युद्ध नहीं करेंगे, जैसे अशोक ने कहा था, ठीक है। अकबर ने कहा शांति फैलाते हैं चारों तरफ, भारत में आए हैं तो कुछ नाम करके जाएंगे। शांति फैलाने के लिए उसने 16 कुल की नीति शुरू की थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अकबर ने दीन ए इलाही जो धर्म है ये कब चालू किया था? तो 1582 में दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म भी शुरू किया था, जिसमें सभी धर्मों के विचारों को शामिल किया गया था। और इसका पहला और एकमात्र अनुयायी कौन था? राजा महेशदास, जिन्हें हम बीरबल के नाम से जानते हैं। ये जो है एकमात्र और पहले अनुयायी थे जिन्होंने इस धर्म को अपनाया था, और किसी ने इस धर्म को नहीं अपनाया था। अगला देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? ये एलपीजी वाला आज सुबह भी आया था। सुबह पूछा गया था कि भाई उद्योगों का जो प्रभाव है वो कितना पड़ा था, और इसमें पूछा गया स्वतंत्रता के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? तो भारत की अर्थव्यवस्था 1991 तक ऐसे ही चल रही थी हल्की फुल्की, लेकिन 1991 के बाद हमने एलपीजी की टेक्नोलॉजी को अपनाया, एलपीजी की नीति को अपनाया। एलपीजी का अर्थ क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस नीति को अपनाने के बाद में हमारे यहाँ बाहर की कंपनियां आने लगी, व्यापार शुरू हो गया, हमारी कंपनियां बाहर जाने लगी, व्यापार शुरू हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हो गया, जिसकी वजह से भारत में तेजी के साथ में भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर बढ़ी। ठीक है, तो देखिए भारत में एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण नीति 1991 में शुरू हुई थी। इसे 24 जुलाई 1991 को घोषित नई आर्थिक नीति के रूप में भी जाना जाता है। इस नीति का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को बाजार उन्मुख बनाना था, यानी पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था को जोड़ना था। इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ में एकीकृत करना इस एलपीजी नीति का उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? यानी SC/ST एक्ट के बारे में आपसे पूछा है कि यह एक्ट कब आया था। तो ये सबको पता है, 1989 में SC/ST एक्ट, जिसे हरिजन एक्ट भी कहते हैं, 1989 में आया था। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र में कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? जो चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक एरिया जो होता है, इसमें कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? तो जो कण की गति होती है, ऑप्शन में भी आपके दिया गया था, जिस भाई ने भेजा है। आप लोग भी अपने प्रश्नों को उसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं जो ऊपर दिया गया है। जिस भाई ने भेजा उसने बताया था सर ऑप्शन में दिया गया था कण की गति, तो कण की गति ही जो है वही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए हार्ट लैम्प वाला फिर से आ गया है। दो प्रश्न आज हार्ट लैम्प से पूछे गए थे। हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्ती के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, दक्षिण भारत में मानसून से पूर्व होने वाली जो वर्षा है वो क्या कहलाती है? तो मानसून से पहले साउथ में जो बारिश होती है उसको हम आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं, मैंगो सावर इसको कहते हैं। दक्षिण भारत में मानसून से पहले होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा या फिर मैंगो सावर या फिर काल बैसाखी भी कहा जाता है। यह वर्षा आमतौर पर मार्च से मई के बीच में होती है, और मानसून कब आता है? जून में आता है, लेकिन मार्च से मई के बीच में साउथ में थोड़ी बारिश हो जाती है। इसे आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आमों को पकाने में मदद करती है। ये जब बारिश हो जाती है तो फिर आम पकना शुरू हो जाते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कौन से राज्य में होता है? ये आज का प्रश्न है जिसे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है 7052547003। इस पर मैसेज करके आपको नोट्स प्राप्त कर लेने हैं, जिनकी भी तैयारी नहीं हुई है या फिर जिनकी भी तैयारी हो गई है लेकिन वो और भी शार्प करना चाहते हैं, फाइनली सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो एकदम सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो प्रक्रिया हमने बताई उस प्रक्रिया के थ्रू भी ले सकते हैं, या जो लोग क्यूआर कोड से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ पर मैसेज करके और मोबाइल नंबर लेकर के भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।